हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज इस सीरीज में हमारा जो रहने वाला है दैट इज दी चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th इकोनॉमी की बुक का, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर 1 जो है उसका पार्ट 3 आज रहने वाला है और आज ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक से जो पहले हमने इस पे 2 पार्ट कवर किए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स रूल में या फिर आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हाल थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से होता था और बाकी डेमोग्राफिक कंडीशंस वगैरह क्या थी। ठीक है, आज इसमें हमें 2 सेक्टर के बारे में और पढ़ना है, दैट इज वन इज योर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट का ध्यान रखिए। सभी लोगों को कमेंट करना जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर भी बहुत ज्यादा कमेंट हमें नहीं मिले। व्यूज अच्छे खासे थे वीडियोस पे, लेकिन कमेंट नहीं किए गए। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हमें पता लगना चाहिए कि कौन हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर हैं। ठीक है, क्योंकि उससे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए वो एडिशनल बेनिफिट्स उससे जो है वो मिलेंगे, लेकिन पहले हमें फुल्ली श्योर होना पड़ेगा कि आप लोग जो है वो रेगुलर व्यूअर हमारे वीडियोस के हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि कोई भी नया वीडियो आता है, कोई भी नया अपडेट हमारी तरफ से आता है, वो मिस आप लोगों से ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर 1। आइए बुक में चलते हैं। देखिए, आज हमें बात करनी है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, that is the distribution of working persons across different industries and sectors showed little sign of change। यानी कि उस समय जो लोग जिस भी सेक्टर में काम कर रहे थे वो उसी सेक्टर में काम कर रहे थे, मतलब कोई चेंज एज सच उसमें नहीं हुआ था। ठीक है, और उसमें से भी आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ही सबसे ज्यादा लोग जो थे वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। कितने थे? 70 से 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से हम बात करें तो 10% और 15 से 20%, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग जो थे वो इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे एक चीज और भी लिखी गई है कि अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। मतलब ये तो हमने बात करी ओवरऑल की, मतलब ओवरऑल देश में क्या कंडीशंस थी। अब रीजन वाइज भी वेरिएशन हुआ करते थे, मतलब ये जो ट्रेंड है ये हर जगह का नहीं था। देखिए, द पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जो आज की डेट के कौन से स्टेट्स को मिलाकर है ये भी आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक। ठीक है, और उसमें और उसके साथ साथ बंगाल एंड बॉम्बे। ठीक है, दे विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर। तो ओवरऑल तो हमने बात करी कि 70 से 75% जो लोग थे वो किससे जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, लेकिन अगर हम रीजनल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो ये जो रीजन यहाँ पे दिए गए हैं, जो उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिनमें आज की डेट के ये सारे राज्य सम्मिलित थे, मिले हुए थे। कौन कौन से थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और उसके साथ साथ बॉम्बे और बंगाल। यहां पर क्या हो रहा था कि लोग जो थे वो कृषि के ऊपर, कृषि क्षेत्र के ऊपर या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उनकी जो निर्भरता थी वो कम हो रही थी। और किसकी तरफ को वो ज्यादा बढ़ रहे थे? वो ज्यादा बढ़ रहे थे आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि however there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो जो आपने ऊपर जगह देखी है, यहां पर आपको पता लग गया कि एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भरता जो है वो कम हो रही थी। लेकिन उसी समय पे अगर हम सेम टाइम की बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के जो राज्य थे वहां पर एग्रीकल्चर की तरफ को जो लोगों का झुकाव था, या आप कह सकते हैं कि ज्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से जुड़ रहे थे। तो ये एक तरीके से हो गया रीजनल वेरिएशन। बाकी ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो 70 से 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, 10% लोग जो थे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे और 15 से 20% जो लोग थे वो सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए इसमें लास्ट देखना है हमने एक और, दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है देखिए,
अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। ये सारे के सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये डेवलप हुए थे, लेकिन however the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve various colonial interests। तो यहां पर आप ये लाइन पढ़ के, पहली लाइन पढ़ के ज्यादा खुश मत होइएगा कि ये सारी की सारी चीजें उस समय पर डेवलप की गई थी। डेवलप तो की गई थी, लेकिन वो इंडियंस के लिए भले के लिए नहीं की गई थी कि इंडियंस को उनसे सुविधाएं होंगी, उस चीज के लिए नहीं की गई थी। वो इसलिए की गई थी कि जो कॉलोनियल का इंटरेस्ट था उसके लिए। अब जैसे रेलवेज बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? रेलवेज बनाने से उनको क्या फायदा होगा कि जो उनका रॉ मटेरियल जो वो यहां से ले जाना चाहते थे उनको दूर दराज के इलाकों से ले जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पोर्ट्स बनाए उन्होंने, फिर उन्होंने कुछ टेलीग्राफ वगैरह बनाया, पोस्ट वगैरह बनाया, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन आसान हो सकता था। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने जो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही बनाई है। भारतीयों का ध्यान यहां पर बिल्कुल भी नहीं रखा गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। यानी कि जब ब्रिटिश यहां पर नहीं आए थे उससे पहले, ठीक है, जो यहां की रोड्स थी वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थी। द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरीली सर्व द पर्पसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस। तो बेसिकली जो रोड्स वगैरह बनाई गई थी उनका मेन पर्पस क्या था कि या तो उनमें आर्मी चला करती थी, ठीक है, आर्मी का मोबिलाइजेशन हुआ करता था विद इन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, या फिर जो दूर दराज के गांव थे, ठीक है, जो दूर दराज के गांव हुआ करते थे, कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरियाज, वहां से रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता था और उन रॉ मटेरियल्स को पहुंचाया जाता था कहां पर? या तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर और या फिर पोर्ट्स पर। पोर्ट्स होते हैं जहां से बेसिकली आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज पोर्ट। ठीक है, वहां से पोर्ट्स मतलब बंदरगाह जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या है कि उन चीजों को लाके वहां से उनको भेजा जाता था या तो इंग्लैंड और या फिर किसी ऐसी ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन पर जहां से उनको उनका ज्यादा पैसा जो था वो मिलता था। ठीक है, देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू दी रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये ऑल वेदर रोड्स जो था इसकी बड़ी कमी थी, क्योंकि आपको पता है कि जो गांव वगैरह की सड़कें होती हैं वो बरसात के दिनों में पानी जब होता है तो वो क्या होती है, कच्ची सड़कें होती है। बरसात के दिनों में पानी आता है तो वो बेसिकली उनमें कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो वहां पर फिर जाना जो है वो आसान नहीं रह जाता। तो इसलिए जो ऑल वेदर रोड्स थी उसकी कमी थी। इसकी वजह से क्या था कि जो रूरल एरियाज में जाना ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे क्या लिखा गया था? नेचुरली देयरफॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड ग्रीवियसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन्स। तो बेसिकली इन जगहों में जो लोग रहा करते थे, गांव वगैरह में जो लोग रहते थे, वो जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़ वगैरह आती थी, ठीक है, तो उसमें वो क्या होता था, वो बहुत मतलब उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता था, उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अब सीधी सी बात है कि उन तक कोई सामान पहुंचता नहीं था, और दूसरा यह है कि अगर उनके पास रॉ मटेरियल है भी तो उनको वो रॉ मटेरियल भी वो कहीं बाहर नहीं बेच सकते, तो उनकी भी कीमत वगैरह उनको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों प्रॉब्लम की वजह से उनको काफी ज्यादा जो तकलीफ थी वो झेलनी पड़ती थी। ठीक है, आगे क्या दिया गया है देखिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में यहां पर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो वो माना गया। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। रेलवेज ने जो भारतीय इकोनॉमी है, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस पर दो तरीके से प्रभाव डाला। ठीक है, अफेक्ट किया था दो तरीके से। देखिए क्या क्या है वो। पहला तो यह है कि ऑन दी वन हैंड इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। तो पहला तो यह था कि लोग जो थे अब वो लंबी दूरी जो थे वो तय कर सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते थे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा काम क्या था? ऑन दी अदर हैंड इट फोस्टर्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the self-sufficiency of the railways economies in the village economies in the India। तो इसमें क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर था उसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि गांव वगैरह से चीजें नहीं आ पाती थी, तो इसकी वजह से क्या था कि जो विलेजेस थे, विलेजेस वर नॉट जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। ठीक है, विलेज में सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने सामान जो था वो रॉ मटेरियल बाहर भेजना शुरू कर दिया। ठीक है,
और उसके बाद जो सामान था वो बन के फिर मतलब इंडिया में आता भी था, फिर इंडिया में भी वो अलग अलग जगह चला जाता था। तो उससे क्या था कि जो गांव की इकोनॉमीज हुआ करती थी, जो पहले से सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी कि वो खुद ही चीजें उगाती थी, खुद ही उसको मार्केट में लोकल में बेचती थी और वहीं से अपना जो पैसा था वो कमाती थी, उसको इसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ, एडवर्सली इफेक्ट उसको इसको हुआ। ठीक है, जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटेडली एक्सपेंडेड, वो तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि अब आपको देखिए रेलवेज होने का वही फायदा है कि दूर दराज से आप सामान लेके आ सकते हैं, ठीक है, एक जगह पर, फिर वहां से पोर्ट्स के थ्रू आप उसको बाहर भेज सकते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बट इट्स बेनिफिट रेयरली एक्रूड टू द इंडियन पीपल, लेकिन उससे जो पैसा आया, जो उससे फायदा हुआ, वो भारतीयों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, द सोशल बेनिफिट्स which the Indian people gained owing to the introduction of railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। तो बेसिकली सोशल फायदे तो हुए। सोशल फायदे क्या थे? वही, जैसे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह अब लंबी दूरी की जो डिस्टेंस थी उसको कवर कर पा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे, लेकिन उसका जो ये फायदा था ये बेसिकली इस आड़ में छुप गया। आप कह सकते हैं कि देश को बहुत भारी इकोनॉमिक लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि पैसा वगैरह जो था कि जो एक सामान एक्सपोर्ट वगैरह होता था उससे जो पैसा आता था उसका फायदा भारतीयों को मिल नहीं पाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज के डेवलपमेंट के साथ साथ द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। इन्होंने ये बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो थी वो नहीं थी, ज्यादा संतोषजनक ये नहीं थी। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल, एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा कोस्ट पर उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाई थी, तो उसकी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो था बड़ा ही अनइकोनॉमिकल साबित हुआ। कैसे? दो द कैनाल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज, जो कैनाल थे वो बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट में बनी थी टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, यानी कि गवर्नमेंट का जो खजाना था, जो उसका वो होता है बेसिकली जिसके थ्रू पैसा वगैरह निकलता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खजाने पे इसका बहुत मतलब भारी पैसा चुकाना पड़ा था इस कैनाल को बनाने में, लेकिन येट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवेज। ये रेलवेज के साथ कम्पीट नहीं कर पाई, विच सून ट्रेवर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनाल एंड हैड टू बी अल्टीमेटली अबेंडेंड। तो बेसिकली बाद में क्या हुआ कि वहां पर रेलवेज डेवलप हो गई और जो कैनाल थी उसके पैरेलल ही रेलवेज चलने लगी। तो आप बेसिकली आपको पता है कि अगर रेलवेज किसी भी रीजन में अगर रेलवेज जा रही है तो वहां पर किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलप हो पाना या उसका उतना ज्यादा आप कह सकते हैं प्रचलन में आ पाना पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली इस चीज को बाद में फिर क्या कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया या बंद कर दिया गया। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो बेसिकली टेलीग्राफ का सिस्टम था, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ को यहां पर बनाया गया था। इससे बेसिकली क्या किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा था। द पोस्टल सर्विसेज on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate। ठीक है, जो ये पोस्टल सर्विस थी ये लोगों की थोड़ा बहुत मदद तो कर रही थी, ठीक है, ये लोगों की यूजफुल पर्पस पब्लिक पर्पस के लिए हेल्प कर रही थी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा जो था वो नहीं रहा और ये इनएडिक्वेट रही, मतलब पर्याप्त ये नहीं थी। ठीक है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने बात करनी है वो हम चैप्टर 8 जो है हमारा, जिसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम बाकी वहां पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ गए कि यहां पर किस तरीके से चीजें जो थी वो हो रही थी। ठीक है, चलिए चैप्टर में लास्ट में दिया गया एक पैराग्राफ ऑन कंक्लूजन, इसको पढ़ लेते हैं, इसके साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि जब तक भारत आजाद होता है तब तक उस पर जो 2 सदियों का लंबा ब्रिटिश का रूल रहा था, ठीक है, 2 century लॉन्ग का जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा था उसका जो भी असर था वो इंडियन इकोनॉमी के, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी एस्पेक्ट्स में उसका असर दिखने लगा था। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की परेशानियां क्या थी कि उसमें लेबर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमने देखा कि 70 से 75% जो देश की आबादी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ी हुई थी। तो वहां पर काफी ज्यादा सरप्लस लेबर हो गई थी और प्रोडक्टिविटी इस वजह से क्या थी, काफी कम थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों रो रहा था? क्योंकि उसमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की और इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों की जरूरत थी। किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज्यादा मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा था।
दूसरा था कि फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जो फॉरेन ट्रेड था वो जैसे हमने जाना कि सारा का सारा फॉरेन ट्रेड कहां हुआ करता था, या तो वो ब्रिटिश जाता था सामान, या फिर वो ऐसे देशों में जाता था जहां से ज्यादा पैसा मिलता था। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में, उसको फीड करने के लिए ही सारा का सारा फॉरेन ट्रेड होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात करें तो इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क, इसको अपग्रेडेशन की जरूरत थी, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके बाद प्रिविलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही थी पब्लिक के लिए, ठीक है, उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत थी, उसका एक वेलफेयर ओरिएंटेशन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पॉवर्टी थी, यानी कि जो गरीबी थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट था, यानी कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि जो पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही थी उनका थोड़ा सा ये मतलब उनको थोड़ा सा इस तरीके से ओरिएंट करना था कि वो लोगों के भलाई की तरफ को उसका ज्यादा मकसद हो, ताकि लोगों की जो बढ़ती हुई पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर जो बढ़ती हुई उनकी बेरोजगारी है, उस पर काबू किया जा सके। ठीक है, तो इन अ नटशेल द इकोनॉमिक एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्रीज वर एनॉर्मस। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा गया है कि सोशल यानी कि सामाजिक और जो आर्थिक चैलेंजेस थे, ठीक है, वो देश के सामने बहुत ज्यादा थे। तो आपने देख लिया कि जैसे हर सेक्टर की हमने बात करी, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से था, और आपका डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, हमने ये सारी चीजें जो थी वो देखी। और अब हम ये समझ गए हैं कि जिस समय देश आजाद होगा, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ब्रिटिश रूल की, तो जिस समय देश आजाद होगा उस समय देश के पास कितने बड़े चैलेंजेस थे। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में अब हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और फिर से मैं कह रहा हूं कि कमेंट सभी लोगों को करना जरूरी है। ठीक है, जिन लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो लोग तो कमेंट करेंगे ही, लेकिन बाकी भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी प्रेजेंस यहां पर आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है या हमारी तरफ से जो भी अपडेट पोस्ट होता है उसके नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और बाकी जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और आप हमसे ज्यादा जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।